नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू है, तो लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से जो है वो जमकर सवाल पूछे गए थे। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा के सत्र में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जवाब आया है, तो उसी के संदर्भ में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में सवाल पूछे गए थे, तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे आप प्रेस करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय से जो सवाल पूछे गए हैं, तो उन सवालों के जवाब यहाँ पर क्या आए हैं, तो अभी हम इस वीडियो में इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लोकसभा का सत्र 25 नवंबर को आंतरिक प्रश्न संख्या 1157 जो है वो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में पूछी गई है। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर जो है वो सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या सोलापुर में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसके संबंधी क्या ब्यौरा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसकी अल्प राशि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है? और क्या मंत्रालय का इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों के ऊपर माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिए गए हैं, तो उसके बारे में अभी हम डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत सरकार ने पात्रता के आधार पर असंगठित कामगारों के लाभ के लिए फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर लाभार्थियों को न्यूनतम 3000 रुपए मासिक पेंशन देना सुनिश्चित है। 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के सभी असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी सरकार द्वारा अंशदायी के सदस्य नहीं है और आयकर दाता भी नहीं है, वे इस स्कीम के अंतर्गत अपना नामांकन करने के पात्र है। अभिदाता से यह अपेक्षित है कि वह निर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान करे और इतनी ही राशि का अंशदान केंद्रीय सरकार करेगी। इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत देश भर में किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना नामांकन कराया जा सकता है। इसके अलावा दिनांक 19 अगस्त 2014 की अधिसूचना संख्या के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं प्रकरण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 1995 के तहत पेंशन धारकों के लिए 1 सितंबर 2014 से 1000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई है।
जो उन प्रतिष्ठानों पर लागू है जो अनुसूची 1 में उद्योगों और प्रतिष्ठानों की श्रेणी से संबंधित है तथा जिनमें कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है। ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में कोई निर्णय किया नहीं गया है। तो जी यहाँ पर बड़ा अपडेट है कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में कोई निर्णय नहीं किया गया। ऐसा अपडेट जो है वो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा से आया है। आगे यहाँ पर बताया गया है, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई है और 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के भारतीय नागरिक अपने बचत खाता अथवा डाकघर बचत खाते के माध्यम से एपीवाई में शामिल होने के पात्र है। चुनी गई पेंशन योजना के आधार पर प्रत्येक अभिदाता को एपीवाई के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात उसकी मृत्यु होने तक 1000 रुपए प्रति माह अथवा 2000 रुपए प्रति माह अथवा 3000 अथवा 4000 अथवा प्रति माह 5000 रुपए प्रति माह गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। तो जी हाँ, यहाँ पर श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में जानकारी दी गई है। उसके बाद अटल पेंशन योजना के संदर्भ में जानकारी दी गई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर लोकसभा में जवाब माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा दिया गया है, जो कि है ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में कोई निर्णय नहीं किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा से ये जो जवाब आया था तो उसी के संदर्भ में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो महत्वपूर्ण अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा से 25 नवंबर 2019 को आया है तो इसके बारे में जानकारी मिल सके। और आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके।